जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के एकदम सन्नाटे में तैरता हुआ एक बहुत ही आधुनिक सैटेलाइट हमारी धरती को स्कैन कर रहा है। वो घने जंगलों, कंक्रीट के शहरों और तपते हुए रेगिस्तानों के बिल्कुल आर पार देख रहा है। हाँ, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल। और अचानक उसे जमीन के बहुत नीचे कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी विज्ञान की दुनिया में मतलब एक हलचल सी मचा देता है। एक बहुत ही विशाल नदी के निशान जो पिछले लगभग 4000 सालों से पूरी तरह सूखी पड़ी है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है ना? लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि एक नदी मिल गई। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इस पूरी नदी का एकदम सटीक नक्शा और इसके सूखने की जगह का जो विवरण है वो हजारों साल पहले ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिख दिया गया था। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। मतलब क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जिसे समझने के लिए हमें आज की सबसे एडवांस स्पेस तकनीक का सहारा लेना पड़ रहा है? चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारतवर्ष और आर्यावर्त की प्राचीन भौगोलिक सीमाओं और इतिहास के कुछ सबसे बड़े मिथकों का आधुनिक विज्ञान के जरिए विश्लेषण करेंगे। और ये विश्लेषण बहुत जरूरी भी है आज के समय में। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें विष्णु पुराण, मनुस्मृति और वशिष्ठ धर्म सूत्र जैसे बहुत ही प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। और इसके समानांतर हम इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट डेटा और आधुनिक जेनेटिक्स मतलब डीएनए शोध को भी रखेंगे। हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे 21वीं सदी का आधुनिक विज्ञान प्राचीन ग्रंथों में दर्ज बातों की पुष्टि कर रहा है। ये एक बेहद रोमांचक यात्रा होने वाली है, क्योंकि देखिए, इतिहास केवल गुजरे हुए कल की राख या टूटे हुए बर्तन या कुछ पुरानी लोक कथाएं नहीं हैं। ये साक्ष्यों के आधार पर, जिसे हम एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री कहते हैं, उसकी एक निरंतर चलने वाली धारा है। हाँ, मतलब एक लगातार बहने वाली नदी की तरह। बिल्कुल। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि प्राचीन काल के लोगों का ज्ञान सिर्फ उनके अपने गांवों या कबीले तक ही सीमित था। लेकिन जब हम इन नए साक्ष्यों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो पता चलता है कि इतिहास को देखने का हमारा नजरिया शायद अब तक बहुत ही सीमित रहा है। तो प्राचीन सभ्यता और वहां के लोगों को गहराई से समझने से पहले उस जमीन और उसकी भौगोलिक सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में विष्णु पुराण के एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक का जिक्र किया गया है। हाँ, वो उत्तरम यत् समुद्र से वाला श्लोक। हाँ बिल्कुल वही। ये श्लोक कहता है कि जो भूमि समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है वो भारतवर्ष है और वहाँ भरत की संतानें बसती हैं। पहली नजर में मतलब ये एक साधारण सा श्लोक लगता है, लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले किसी ने उत्तर में एक इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में एक अथाह महासागर को एक साथ देखकर एक पूरे भूभाग को परिभाषित कर दिया था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसे आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वह कभी भी कोरी कल्पनाओं या हवा में तीर चलाने पर आधारित नहीं थी। मतलब कोई तुक्का नहीं मार रहे थे वो लोग। एकदम नहीं। विष्णु पुराण का यह श्लोक केवल एक काव्यात्मक वर्णन या कविता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट और भव्य भौगोलिक परिसीमन है। ये एक तरह की मैक्रो लेवल की कार्टोग्राफी या मानचित्रण है। और इसके बाद जब हम मनुस्मृति और वशिष्ठ धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं तो ये मैपिंग और भी ज्यादा जूम इन हो जाती है, एकदम माइक्रो लेवल पर। हाँ, स्रोतों में इसका बहुत ही बारीक विवरण दिया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं तक का हिस्सा आर्यावर्त कहलाता था। सही है। और पूर्व पश्चिम की बात करें तो पूर्वी महासागर यानी जिसे आज हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहां से लेकर पश्चिमी महासागर जिसे हम अरब सागर कहते हैं, वहां तक ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्राचीन काल के ऋषियों के पास अपना कोई जीपीएस या सैटेलाइट सिस्टम रहा हो। ये तुलना बहुत सटीक है। मतलब मैं सोच रही थी कि इतनी विशाल जमीन को नापना बिना किसी कंपास या हवाई जहाज के, उसकी इतनी सटीक सीमाएं तय करना, क्या ये सीमाएं केवल एक अंदाजा थी या सच में कोई तकनीक थी उनके पास? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, उनके पास आज के सिलिकॉन चिप्स वाले जीपीएस तो नहीं थे,
लेकिन उनके पास प्रकृति का अपना एक बहुत ही उन्नत नेविगेशन सिस्टम था। अच्छा, प्रकृति का नेविगेशन सिस्टम, वो कैसे काम करता था? प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में तारामंडलों का ग्रिड, जिसे हम सेलेस्टियल ग्रिड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा विकसित था। वे लोग सूर्य की गति, उत्तरायण, दक्षिणायन और कुछ विशिष्ट नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसका एक बहुत ही प्राकृतिक ढांचा तैयार करते थे। ओह, तो आसमान को देखकर जमीन का नक्शा बनाते थे? बिल्कुल। नदियां उनके लिए प्राकृतिक हाईवे का काम करती थी और बड़े पहाड़ उनके लैंडमार्क होते थे। ये सारी जानकारी कई पीढ़ियों तक लंबी यात्राओं, व्यापारिक मार्गों और तीर्थाटन के जरिए धीरे धीरे जमा की गई और फिर उसे इन ग्रंथों में संहिताबद्ध किया गया। रुकिए, ये एक बहुत बड़ा दावा है। एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह का तारों को देखना और दिशा समझना एक बात है, लेकिन एक पूरे उपमहाद्वीप के इतने बड़े नक्शे को मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज करना बिल्कुल अलग बात है। ये सब कैसे संभव हुआ होगा? ये रातों रात नहीं हुआ था। ये सदियों के कलेक्टिव डेटा गैदरिंग या सामूहिक डेटा संकलन का नतीजा था। मतलब पीढ़ियों की मेहनत थी। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान जब कुंभ जैसे बड़े आयोजनों या परिषदों में मिलते थे ना, तो वे अपने भौगोलिक अवलोकनों का आदान प्रदान करते थे। इसी डेटा शेयरिंग ने धीरे धीरे एक स्पष्ट भौगोलिक चेतना को जन्म दिया, जिसने फिर हिमालय से लेकर समुद्र तक के नक्शे को शब्दों में उकेर दिया। अरे वाह! तो ये एक तरह का बहुत ही प्राचीन ओपन सोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट था। लेकिन इसी मैपिंग में एक पहेली भी छिपी है, जो हमारे स्रोतों में भी है। वशिष्ठ धर्मसूत्र वाली पहेली? हाँ, वशिष्ठ धर्मसूत्र में आर्यावर्त की सीमा बताते हुए एक ऐसे लैंडमार्क का जिक्र आता है जो आज की तारीख में अस्तित्व में ही नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आर्यावर्त की ये भूमि उस स्थान के पूर्व में है जहां सरस्वती नदी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। अब एक विशाल नदी का रेगिस्तान में ऐसे गायब होना, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं जिसे कोई बस नजरअंदाज कर दे। बिल्कुल नहीं। और ये जिक्र केवल एक भौगोलिक सीमा का संकेत नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कुंजी भी है। वो कैसे? जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि ये सभ्यता मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में ही फली फूली थी। सप्त सिंधु मतलब 7 महान नदियों का क्षेत्र। ग्रंथों में इन नदियों के नाम बहुत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। सिंधु, सरस्वती, शतुद्रु जिसे आज हम सतलज कहते हैं, विपाशा यानी ब्यास, परुष्णी यानी रावी, असिकनी जिसे आज चिनाब कहा जाता है, और वितस्ता यानी हमारी झेलम नदी। एकदम सही। ये पूरा नदी तंत्र इस प्राचीन सभ्यता का एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था। लेकिन यहाँ इतिहास में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया था, है ना? हाँ, 19वीं और 20वीं सदी के कई पश्चिमी इतिहासकारों ने जब इन ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक पूरा नैरेटिव ही बना दिया कि इनमें से सरस्वती नदी तो केवल एक मिथक है, एक कहानी है बस। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने तर्क दिया था कि ये महज एक कविता है या शायद मिल्की वे यानी आकाश गंगा का कोई रूपक है, क्योंकि जमीन पर तो इतनी बड़ी नदी का कोई नामो निशान ही नहीं था। और यही वो बिंदु है जहां आधुनिक विज्ञान ने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया। अब यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो बात दशकों तक सिर्फ एक कविता मानी जा रही थी, उसे आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान ने पूरी तरह से साबित कर दिया है। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि इसरो और रिमोट सेंसिंग या GIS तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के नीचे दबे हुए प्राचीन नदी मार्गों की खोज की है, जिन्हें तकनीकी भाषा में पैलियो चैनल्स कहा जाता है। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दबे हुए मार्ग हूबहू प्राचीन सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र से मेल खाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा पुशबैक देना है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक इतनी विशाल नदी हजारों साल पहले ही सूख गई थी और आज वहाँ सिर्फ रेत है या फिर बस्तियां बस चुकी हैं, तो ऊपर अंतरिक्ष से सैटेलाइट उसे जमीन के नीचे कैसे देख पा रहे हैं? क्या वे जमीन के नीचे पानी के किसी फॉसिल या जीवाश्मों को ढूंढ रहे हैं? यहाँ सबसे चकित करने वाली बात यह है कि सैटेलाइट जमीन के नीचे सीधे तौर पर पानी को नहीं ढूंढते। जैसा मैंने पहले कहा, वे पैलियो चैनल्स की पहचान करते हैं। पैलियो चैनल्स, इसे थोड़ा और तकनीकी लेकिन आसान भाषा में डिकोड करें, सैटेलाइट की आंखें से कैसे पकड़ती हैं? तो इसे ऐसे समझिए, जब एक विशाल नदी हजारों सालों तक एक ही रास्ते पर लगातार बहती है
तो वो केवल पानी लेकर नहीं चलती। वो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, राइट? बिल्कुल, वो अपने साथ पहाड़ों से खास तरह की खनिज, बजरी और गाद या सिल्ट लाती है। जब नदी सूख जाती है या अपना रास्ता बदल लेती है, तब भी वो मिट्टी और खनिजों का एक बहुत ही विशिष्ट रास्ता पीछे छोड़ जाती है। आधुनिक सैटेलाइट्स, सिंथेटिक अपर्चर, रडार और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये रडार किरणें जमीन की ऊपरी सतह को भेद कर कुछ मीटर नीचे तक जा सकती हैं। अच्छा, तो क्या वो उस पुरानी नदी की मिट्टी और आसपास की सामान्य मिट्टी के बीच के अंतर को स्कैन करते हैं? एकदम सही पकड़े हैं आप। नदी के पुराने रास्ते की मिट्टी ज्यादा नमी सोखती है, उसका तापमान आसपास की सूखी जमीन से अलग होता है और उसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो भी भिन्न होती है। सैटेलाइट इसी थर्मल और मॉइस्चर सिग्नेचर को पकड़ता है। वाह! और जब इस सारे डेटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस किया गया तो जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी का एक पूरा नेटवर्क स्क्रीन पर चमकने लगा। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, सैटेलाइट पानी नहीं ढूंढ रहा है, वो जमीन के नीचे के उस स्कार या चोट के निशान को ढूंढ रहा है जो नदी ने हजारों साल बहकर धरती की सतह पर छोड़ा था। ये बहुत सटीक उपमा है। ये धरती पर पड़ा एक पुराना निशान है। और बात सिर्फ सैटेलाइट इमेज तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान कभी भी केवल एक साक्ष्य पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, उसे क्रॉस चेक करना पड़ता है। बिल्कुल। जब इसरो के नक्शे के आधार पर उन सूखी हुई जगहों पर जमीन की गहराई में खुदाई की गई तो वैज्ञानिकों को वहां से पानी के पुराने भंडार मिले। और उन भूजल भंडारों के पानी में जो आइसोटोप्स मिले वो हिमालय के ग्लेशियरों के पानी से मेल खाते थे, ना कि आसपास के बारिश के पानी से। अरे वाह! ये तो एक एकदम पक्का सबूत था कि हजारों साल पहले वहां सच में एक विशाल नदी बहती थी जो सीधा हिमालय से निकलती थी। हाँ, एक अकाट्य प्रमाण। तो फिर इतनी बड़ी नदी जो हिमालय से निकलकर अरब सागर तक जाती थी, वो अचानक से गायब कैसे होगी? क्या कोई भयंकर सूखा पड़ा था उस वक्त? साक्षी बताते हैं कि ये केवल मौसम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक भयंकर भूगर्भीय घटना थी। टेक्टोनिक परिवर्तनों के कारण ऐसा हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना? जी हाँ, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे की जमीन ऊपर उठने लगी। इन बड़ी भूगर्भीय हलचलों और भूकंपों के कारण जमीन का पूरा ढलान ही बदल गया। मतलब धरती के नीचे की विशाल प्लेट्स खिसक गईं और सब उलट-पुलट हो गया। बिल्कुल। और इस ढलान के बदलने का सीधा परिणाम ये हुआ कि सरस्वती नदी को पानी देने वाली जो मुख्य सहायक नदियां थीं, जैसे सतलज और यमुना, उनका रास्ता ही मुड़ गया। सतलज पश्चिम की ओर सिंधु नदी में जा मिली और यमुना पूर्व की ओर बहकर गंगा में मिल गई। ओह, तो मुख्य जल स्रोत ही कट गया। हाँ, मुख्य पानी का स्रोत कट जाने के कारण सरस्वती नदी एक विशाल उफनती नदी से एक मौसमी नदी में बदल गई और फिर धीरे धीरे थार के रेगिस्तान में पूरी तरह सूख गई। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब जो बात वशिष्ठ धर्मसूत्र में साफ साफ लिखी थी कि नदी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, वो कोई जादुई कहानी या अंधविश्वास नहीं था। वो असल में एक वास्तविक भूगर्भीय घटना का एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक शिफ्ट का दस्तावेजीकरण था। बिल्कुल। उन प्राचीन लोगों ने अपनी आंखों से एक नदी को सिकुड़ते और रेगिस्तान की रेत में समाते हुए देखा था और उसे अपने ग्रंथों में एक टाइम कैप्सूल की तरह दर्ज कर लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें। यही कारण है कि भौगोलिक और वैज्ञानिक डेटा का प्राचीन ग्रंथों से ये मेल इतना महत्वपूर्ण है। ये साबित करता है कि जिन्हें हम अक्सर मिथक मान लेते हैं, वे दरअसल प्राचीन काल के प्रत्यक्ष अवलोकन या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। सही बात है। और जिस तरह विज्ञान ने जमीन के नीचे से एक विलुप्त नदी का सच बाहर निकाला है, ठीक उसी तरह अब एक और आधुनिक विज्ञान ने उन लोगों का सच भी निकाल लिया है जो इन नदियों के किनारे बसे थे। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े मोड़ पर ले आती है। जिस तरह जमीन के नीचे से नदियां निकलीं, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर मौजूद डीएनए ने मानव इतिहास की एक पूरी धारा को ही स्पष्ट कर दिया है। आर्यन आक्रमण सिद्धांत? हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी की। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस विश्लेषण में कोई राजनीतिक या वैचारिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ डेटा पर बात करेंगे। हमारा काम केवल उन ऐतिहासिक स्रोतों, अकादमिक पेपर्स और आधुनिक जेनेटिक शोध का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है जो हमारी रिसर्च डेस्क पर रखे गए हैं। तो अगर हम पिछली सदी के इतिहास को देखें तो दशकों तक हमारी पाठ्यपुस्तकों और एकेडमिक बहसों में यही आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ाई गई।
जो कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव था। हाँ, ये सिद्धांत कहता था कि आर्य नाम के विदेशी लड़ाके मध्य एशिया या स्टेपी क्षेत्र से घोड़ों पर बैठकर आए। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें द्रविड़ कहा गया, उन पर भयानक हमला किया, उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया और उन्हें खदेड़कर दक्षिण की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। हमारे स्रोतों के अनुसार ये थ्योरी एक बहुत बड़े औपनिवेशिक नैरेटिव यानी कॉलोनियल नैरेटिव का हिस्सा थी, जिसने लंबे समय तक भारतीय इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही तय कर दिया था। मतलब एक चश्मा पहना दिया था हमें। हाँ, इस थ्योरी का मूल विचार ही ये था कि जमीन पर जो भी उच्च सभ्यता, भाषा या ज्ञान आया, वो बाहर से आए लोगों की ही देन था, यहाँ अपना कुछ नहीं था। लेकिन सत्य हमेशा अपने पदचिन्ह छोड़ जाता है, जैसे सरस्वती नदी ने जमीन के नीचे छोड़े थे। और इस बार ये पदचिन्ह हमारे शरीर के भीतर, हमारे सेल्स में, हमारे डीएनए में मिले हैं। और जेनेटिक्स झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आधुनिक डीएनए शोध और श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों द्वारा किए गए आनुवंशिक अध्ययनों ने इस आर्यन आक्रमण सिद्धांत के सामने गंभीर वैज्ञानिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जेनेटिक्स का ये जो क्षेत्र है, ये आज के समय में इतिहास को डिकोड करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरा है। क्योंकि देखिए, आप किताबों में बदलाव कर सकते हैं, कहानियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन आप हजारों साल पुराने डीएनए में हेर-फेर नहीं कर सकते। सही बात है। हमारे स्रोतों में प्रोफेसर वी शिंदे और अन्य जेनेटिक्स विशेषज्ञों की शोध का विशेष उल्लेख किया गया है, खासकर हरियाणा के राखीगढ़ी में जो खुदाई हुई थी उसके संदर्भ में। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई सालों से हमें किसी मशहूर फिल्म की एक बिल्कुल ही अलग और गलत कहानी सुना रहा था, और अचानक से हमें उस फिल्म का बिहाइंड द सीन्स फुटेज मिल जाए और वो फुटेज पूरी की पूरी कहानी ही पलट दे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है, और ये डीएनए कैसे साबित करता है कि कोई आक्रमण नहीं हुआ था? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम इन जैविक साक्ष्यों या बायोलॉजिकल एविडेंस को पढ़ते कैसे हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जेनेटिक्स के विज्ञान में जाना होगा। हाँ, बताइए। राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक बहुत बड़ा और प्रमुख केंद्र था। वहां से जो प्राचीन कंकाल मिले, वैज्ञानिकों ने उनके पेट्रस बोन, जो कान के पीछे की एक बहुत सख्त हड्डी होती है, वहां से प्राचीन डीएनए निकाला। रुकिए, एक 4,500 साल पुरानी हड्डी से डीएनए? हाँ, गर्म जलवायु वाले देशों में डीएनए हजारों सालों तक सुरक्षित नहीं रहता, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। तो उन्होंने उस कंकाल से डीएनए निकाल लिया, लेकिन उस एक कंकाल की तुलना आज की इतनी बड़ी आबादी से करने पर ये कैसे साबित होता है कि बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ? क्योंकि वैज्ञानिक जेनेटिक मार्कर और हैप्लोग्रुप्स का अध्ययन करते हैं। डीएनए में होने वाले जो म्यूटेशंस होते हैं, वे एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी का काम करते हैं। मतलब वो समय के साथ बदलते हैं? बिल्कुल। अगर बाहर से कोई बहुत बड़ी आबादी, जैसे मध्य एशिया के लड़ाके जिनकी बात होती है, वो आकर यहाँ बस गई होती और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया होता, तो उस समय के बाद के डीएनए में एक अचानक और बहुत बड़ा बदलाव दिखना चाहिए था। एक स्पाइक दिखना चाहिए था। हाँ, विदेशी जेनेटिक मार्कर यहाँ के डीएनए पर पूरी तरह हावी हो जाने चाहिए थे। मतलब जीन पूल में एक बहुत बड़ा जंप या ब्रेक आना चाहिए था, राइट? एकदम सही। लेकिन प्रोफेसर शिंदे और अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक्स विशेषज्ञों की टीम ने जो डेटा प्रकाशित किया है, वो कुछ और ही कहानी कहता है। राखीगढ़ी के उन प्राचीन लोगों का आनुवंशिक प्रोफाइल आज के आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों से बहुत गहराई से मेल खाता है। अरे वाह! इसका मतलब है कि हजारों सालों से इस उपमहाद्वीप की आबादी के जीन्स में एक अटूट निरंतरता रही है। कोई ऐसा अचानक बदलाव या किसी विदेशी डीएनए का बड़े पैमाने पर प्रवेश नहीं दिखता, जो किसी भयंकर आक्रमण या पूरी आबादी के रातों रात विस्थापन की ओर इशारा करता हो। तो इसका सीधा मतलब ये है कि स्रोत हमें चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे। सभ्यता बाहर से किसी के द्वारा थोपी नहीं गई थी, बल्कि यह इसी मिट्टी में स्वाभाविक रूप से विकसित हुई थी। सही कहा। स्वाभाविक रूप से विकसित होना और बाहर से विस्थापित होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, बिल्कुल। व्यापार या सामान्य प्रवास के कारण कुछ लोगों का आना जाना तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन ये जो जेनेटिक डेटा है, ये आर्यन आक्रमण जैसी किसी बड़े पैमाने की हिंसक और विस्थापन वाली घटना का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और ये बात हमें वापस हमारे सबसे पहले बिंदु पर ले आती है। अगर हम इस पूरी चर्चा के दौरान सामने आए इन सभी स्रोतों का गहराई से सार निकालें, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो सच में अद्भुत है। बिल्कुल। अगर हम अलग अलग साक्ष्यों की इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है।
विष्णु पुराण और मनुस्मृति की वो विस्तृत और सटीक भौगोलिक समझ जो एक पूरे उपमहाद्वीप के अक्षांश और देशांतर को शब्दों में बांधती है। फिर इसरो के रडार द्वारा जमीन के नीचे खोजी गई वो विलुप्त सरस्वती नदी जो वशिष्ठ धर्म सूत्र में दर्ज टेक्टोनिक शिफ्ट की बात को 100% सच साबित करती है। और अंततः डीएनए। हाँ, अंततः राखी घड़ी से मिले कंकालों का प्राचीन डीएनए साक्ष्य जो आर्यन आक्रमण सिद्धांत को चुनौती देते हुए ये बताता है कि ये महान सभ्यता इसी मिट्टी की देन है। मतलब ये सभी साक्ष्य बिल्कुल अलग अलग दिशाओं और क्षेत्रों से आ रहे हैं। कोई भूगोल से आ रहा है, कोई आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान से, तो कोई बायोलॉजी और जेनेटिक्स से। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। और वो बात ये है कि इस प्राचीन सभ्यता का इतिहास कोई टुकड़ों में बटी हुई या बाहर से लाई गई खंडित कहानी नहीं है। ये एक स्वाभाविक रूप से विकसित हुई और निरंतर बहने वाली धारा है जो आज तक बह रही है। हाँ, औपनिवेशिक काल के दौरान जो नैरेटिव गढ़े गए थे वे अक्सर अपर्याप्त जानकारी या फिर कुछ विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित थे। लेकिन आज का विज्ञान हमें इन नैरेटिव्स का परीक्षण करने की, उन्हें टेस्ट करने की ताकत देता है। और यही बात इस पूरी जानकारी को आज के समय में हमारे लिए बेहद प्रासंगिक बनाती है। सूचनाओं के इस भारीपन और ओवरलोड से बाहर निकलकर अगर हम एक सामान्य नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें पुराने स्थापित नज़रियों पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल, ज्ञान रुकना नहीं चाहिए। जो बातें हमें सिर्फ इसलिए सच लगती हैं क्योंकि वे दशकों से हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जा रही हैं, जरूरी नहीं कि वे अकाट्य सत्य हों। ज्ञान की असली कीमत ही यही है कि वो नए साक्ष्यों के साथ इवॉल्व हो। सही बात है। जब नया वैज्ञानिक डेटा सामने आता है तो हमें उसे खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो जमीन के नीचे नदियों के पैलियो चैनल्स को खोजने वाला सैटेलाइट डेटा हो या फिर हमारी कोशिकाओं में हजारों सालों का इतिहास संजो कर रखने वाला जेनेटिक्स का डेटा हो। नए साक्ष्यों के प्रकाश में इतिहास को देखने का हमारा नजरिया भी लगातार अपडेट होते रहना चाहिए। शुरुआत में हमने इतिहास की जिस धुंधली पेंटिंग की बात की थी, अब लगता है कि वो प्राचीन इतिहास वाली पेंटिंग कभी धुंधली थी ही नहीं। बात सिर्फ इतनी थी कि हमारे पास उसे देखने का सही चश्मा नहीं था। हाँ, चश्मे का नंबर गलत था। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान ने अब हमें वो सही चश्मा दे दिया है जिससे वो धुंधली लकीरें एकदम स्पष्ट और सटीक भौगोलिक सीमाओं और जेनेटिक निरंतरता में बदल गई हैं। वैज्ञानिक ने साबित कर दिया है कि प्राचीन ग्रंथों की कई बातें महज कल्पनाएं नहीं थीं। एकदम सच। और इसी के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले दिमाग में एक विचार आता है जो आगे सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे पूर्वजों ने टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने के कारण एक विशाल नदी के गायब होने की घटना को इतने सटीक रूप से अपने ग्रंथों में दर्ज किया था, तो जरा सोचिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज ऐसे कितने और मिथक या कहानियां होंगी जो शायद हजारों साल पुरानी भूगर्भीय या वैज्ञानिक घटनाएं हैं और जिन्हें डिकोड करने के लिए बस सही तकनीक का इंतजार है। अगली बार जब कोई प्राचीन कहानी सुनने को मिले तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य जो हमारे डिकोड करने का इंतजार कर रहा है।